Hello friends, welcome back to our channel Creativity. Like, share and subscribe to our channel if you are new and press the bell icon to never miss any update. Thank you. Okay, then आज का स्टार्ट करते हैं MCQ ऑन रिसर्च एप्टीट्यूड. ऑलरेडी वी हैव कवर्ड सम ऑफ देम, तो जहाँ से रह गया था वहाँ से देखते हैं हम लोग. फर्स्ट क्वेश्चन इज which of the following description is true in context of defining theory. Theory को कौन से context में हम लोग describe करेंगे. First option is an organized body of concept and principles intended to explain a particular phenomena. Tentative explanations that new data either support or do not support or apt to drive future research or none of the above. Give a response in chat box. A. Okay, A is the correct response. Very good. क्या है theory? क्या है an organized body of concept होता है जिसमें principles are intended to explain a particular एक particular phenomena को लेके उसको explain किया जाता है जब then we can consider it as a theory. ठीक है. Tentative explanation नहीं होता है. New data either support or not support या फिर apt to drive future research, ये सब कुछ नहीं है. It is an organized body of concept and principles intended to explain a particular phenomena. So very good. इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. रिसर्च कैन बी कंडक्टेड बाय अ पर्सन हु, ये दिसंबर 2006 में भी आया था इंटरनेट में. क्या होगा? हैज स्टडीड रिसर्च मेथोडोलॉजी, holds a postgraduate degree or possesses thinking and reasoning ability or is a hard worker. रिसर्च कैन बी कंडक्टेड बाय अ पर्सन, कौन एक इंसान होगा जो रिसर्च कंडक्ट कर पाएगा, जिसको रिसर्च मेथोडोलॉजी पढ़ा है या फिर जिसने पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री लिया है या फिर पॉजिटिव थिंकिंग एंड रीजनिंग एबिलिटी है उसमें या फिर हार्ड वर्क. रेस्पॉन्स प्लीज. ए एंड सी में कंफ्यूजन है. यस, बिकॉज इसमें क्या दिया गया है? हैज स्टडीड रिसर्च मेथोडोलॉजी. रिसर्च करने के लिए एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस कि रिसर्च करने के लिए रिसर्च मेथोडोलॉजी का नॉलेज होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है. बट यहाँ पे अगर उसके अलावा कुछ अलग रेस्पॉन्स जो कि बहुत ही सही लगता है, ट्राई टू कंपेयर इटसेल्फ, कि जैसे कि यहाँ पे रिसर्च मेथोडोलॉजी का यहाँ पे उससे भी अप वाला एक रेस्पॉन्स दिया है. उसमें क्या लिखा है? पॉजेसेस थिंकिंग एंड रीजनिंग एबिलिटी. अगर एक इंसान को रिसर्च मेथोडोलॉजी का पूरा नॉलेज है लेकिन उसको जब रिसर्च करने जाएगा उसमें वो थिंकिंग या फिर रीजनिंग एबिलिटी नहीं लगाएगा, कौन सा सही है कौन सा गलत है, या फिर ऑब्जर्वेशन करके उसको किस तरह से पेश करना है, उसमें क्या क्या रीजनिंग करके मतलब डिफ्रेंशिएट करना है, सिमुलेटरीज निकालना है, अगर वो वाला नॉलेज नहीं है देन he will not be able to conduct that research. So methodology के साथ साथ भी थिंकिंग, प्रोसेस थिंकिंग एंड रीजनिंग एबिलिटी, अगर ये वाला एक ही रेस्पॉन्स यहाँ पे अगर और कुछ कुछ रेस्पॉन्स होता है बी, ए और सी, तो ये हम लोग चूज कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे हमको सी के साथ जाना होगा. ठीक है. रिसर्च कैन बी कंडक्टेड बाय अ पर्सन हु पोजेस थिंकिंग एंड रीजनिंग एबिलिटी. ओके. उसके बाद देखते हैं नंबर 20 नंबर क्वेश्चन. द बेस्ट क्वालिटी ऑफ ए रिसर्चर इज, क्या होता है? क्यूरियोसिटी, एक्टिव इमेजिनेशन, एबिलिटी और ऑल ऑफ द अबव. गिव योर रेस्पॉन्सेस. ए. डी होनी, डी नत्र. डी. Okay, the correct response is, the correct answer is D. Because the best quality of a researcher is curiosity भी होना चाहिए, कुछ एक बात को जानने के लिए उसमें वो एक जज्बा भी होना चाहिए, एक्टिव इमेजिनेशन पावर भी होना चाहिए कि इमेजिनेशन कर सकता है, हाइपोथेसिस लगा, हाइपोथेसिस में हम लोग क्या करते हैं? वी डू इमेजिनेशन के assumption लगाते हैं, so that type of imagination is also needed, ability is also needed, and so that's why all of the above. Okay, next question is the result of building up information from pieces of information is known as an analysis, a synthesis, a synopsis, or none of the above. रिजल्ट ऑफ बिल्डिंग ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन, डिफरेंट डिफरेंट पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन को लेके हम जब एक रिजल्ट को बिल्डअप करते हैं उसको क्या बोलते हैं?
Okay, there is very confusion. एक BAD. The correct answer is B. सिंथेसिस बोलते हैं. सिंथेसिस में क्या होता है, हम लोग डिफरेंट जो रिजल्ट हम लोग बिल्डअप करते हैं, वी टेक द इंफॉर्मेशन फ्रॉम डिफरेंट पीसेस, तो उससे ही हम लोग क्या करते हैं, सिंथेसिस करते हैं, या फिर एक रिजल्ट को हम लोग दिखाते हैं. सिनॉप्सिस में क्या होता है, सिनॉप्सिस इज डिफरेंट. ओके, डी नन ऑफ द अबव भी दिया था, नन ऑफ द अबव नहीं है. एंड एनालिसिस इज डिफरेंट थिंग. डाटा कलेक्शन करके उसमें से हम लोग एक प्रॉपर वे में हम लोग जाते हैं डाटा एनालिसिस में, या फिर जब हमको एनालिसिस करना होता है. लेकिन सिंथेसाइज में हम लोग पीस ऑफ इंफॉर्मेशंस को, या फिर डिफरेंट डिफरेंट इंफॉर्मेशन से हम लोग एक प्रॉपर सिंथेसिस करते हैं. ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज 22. The result of setting out a reasoned argument in steps is known as a comparison, a debate, an evaluation, and analysis. Give a response. रिजल्ट्स ऑफ सेटिंग आउट रीजन आर्गूमेंट. एक आर्गूमेंट जो रीजनेबल है, जो रीजन करके हम लोग आर्गूमेंट करते हैं, तो उसमें कौन सा स्टेप्स, उसको क्या बोला गया है. कंपैरिजन बोलते हैं, डिबेट बोलते हैं, या फिर इवैल्यूएशन एंड एनालिसिस. सो द करेक्ट आंसर इज सी, इवैल्यूएशन बोलेंगे हम. बी नहीं, डिबेट नहीं होगा. इवैल्यूएशन में हम लोग क्या करते हैं, द रिजल्ट ऑफ सेटिंग आउट रीजन आर्गूमेंट इन स्टेप्स, जहाँ पे हम लोग स्टेप्स का यूज करके, डिफरेंट डिफरेंट स्टेप्स यूज करके रीजनेबल आर्गूमेंट को जब हम लोग एनालिसिस करते हैं, देन इट इज कॉल्ड एज एन इवैल्यूएशन प्रोसेस. कंपैरिजन में दो पर्टिकुलर आर्गूमेंट के बीच में, अगर यहाँ पे टू रीजन आर्गूमेंट के बीच में अगर वो देते, तो हम लोग कंपैरिजन में जाते. डिबेट इज समथिंग डिफरेंट, डिफरेंट व्यू पॉइंट में हम लोग डिबेट कर सकते हैं. लेकिन यहाँ पे एक रीजन आर्गूमेंट, सेटिंग आउट रीजन आर्गूमेंट इन स्टेप्स में जब हम लोग करते हैं, देन इट इज कॉल्ड एज an evaluation process. Okay, then comes the next question. A researcher is generally expected to study the existing literature in a field, generate new principles and theories, synthesizes different ideas, or none of the above. Give your responses. मतलब ये रिसर्चर जनरली क्या एक्सपेक्ट करता है, स्टडी द एग्जिस्टिंग लिटरेचर इन फील्ड, या फिर जनरेट न्यू प्रिंसिपल्स एंड थ्योरीज, या सिंथेसाइज डिफरेंट डिफरेंट आइडियाज को डेवलप करना, या फिर नन ऑफ द अबव. ओके, बी रेस्पॉन्स बी आया है. ओके, द करेक्ट आंसर इज बी. जहाँ पे एक रिसर्च का मेन जो आइडिया होता है, टू जनरेट अ न्यू प्रिंसिपल, टू जनरलाइज दैट पर्टिकुलर, जो रिजल्ट होता है उसको जनरलाइज करना, या फिर उसमें से कुछ न्यू प्रिंसिपल्स डेवलप करना एंड थ्योरीज डेवलप करना, मोस्ट ऑफ द केसेस में बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है. सो देयरफॉर number B is the correct response, which means generate new principles and theories. Okay, let us see the next questions. Next question is, what do you consider as the main aim of interdisciplinary research? Interdisciplinary research का main aim क्या होता है? To bring out holistic approach to research, to reduce the emphasis of single subject in research domain, to oversimplify the problem of research, or to create a new trend in research methodology. थोड़ा सोचो. A, to bring our holistic approach. ये जून 2006 में आया था. मतलब हमारा इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च का क्या मेन एम होता है, टू ब्रिंग आउट होलिस्टिक अप्रोच टू रिसर्च, होलिस्टिक अप्रोच डेवलप करना, या टू रिड्यूस द एम्फसाइज ऑफ सिंगल सब्जेक्ट इन रिसर्च डोमेन. जो भी रिसर्च डोमेन में वो सिंगल सब्जेक्ट का स्टडी होता है, उसमें रिड्यूस करना, या फिर टू ओवर सिंप्लीफाई द प्रॉब्लम, टू सिंप्लीफाई द रिसर्च प्रॉब्लम, और टू क्रिएट अ न्यू ट्रेंड इन रिसर्च मेथोडोलॉजी. रिसर्च मेथोडोलॉजी का ट्रेंड क्रिएट करना तो हो नहीं सकता है. सो वी हैव कट दैट रेस्पॉन्स. ठीक है, ओवर सिंप्लीफाई द प्रॉब्लम ऑफ रिसर्च, ओवर सिंप्लीफाई भी करना मेन एम नहीं होता है इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च का. देन टू रिड्यूस द एम्फसाइज ऑफ सिंगल सब्जेक्ट इन रिसर्च डोमेन इज ऑल्सो नॉट द एम ऑफ इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च. तो क्या होगा, क्या बच गया, नंबर ए, टू ब्रिंग आउट होलिस्टिक अप्रोच टू रिसर्च. होलिस्टिक अप्रोच मतलब जो भी एक डिफरेंट एक अप्रोच जो एक सेकेंड,
जो एक अप्रोच which can be characterized by the belief or we can say that the belief that the part of something are intimately means दो particular research या फिर interdisciplinary research में हम उस चीज को, उस अप्रोच को या फिर जो भी हम लोग अकाउंट में लिया है उस चीज को हम लोग डिस्क्राइब कर सकते हैं. सो वी कैन कॉल इट एज अ होलिस्टिक अप्रोच या फिर थिंकिंग अबाउट द बिग पिक्चर. जब हम लोग एक बिग पिक्चर को देखते हैं या फिर हम लोग एक जैसे कि कुछ पर्टिकुलर वेबसाइट डिजाइनिंग में किसी ने कर लिया या फिर इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट मतलब दो पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बीच में अगर हम लोग इंटररिलेटेड करके एक पर्टिकुलर चीज को स्टडी करते हैं देन ऑटोमेटिकली इट विल इंक्लूड द होलिस्टिक अप्रोच. सो इसीलिए नंबर ए इज द करेक्ट रेस्पॉन्स. 25. One of the essential characteristics of research is replicability, generalizability, usability, or none of the above. एक रिसर्च का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है? रेप्लिकेबिलिटी होता है या फिर जनरलाइजेबिलिटी या फिर यूजेबिलिटी एंड नन ऑफ द अबव. ओके, सी रेस्पॉन्स दिया है बट मैं तो क्या बोलती आ रही हूँ तब से कि रेप्लिकेबिलिटी नहीं हो सकता है. ओके, दिस वन कट डाउन. यूजेबिलिटी, हाँ यूजेबिलिटी हम लोग बोल सकते हैं लेकिन किसी किसी केस में जैसे कि तुम्हारा रिजल्ट मे बी इट इज नॉट एप्लीकेबल इन न्यू पर्टिकुलर सिचुएशन. लेकिन यहाँ पे जनरलाइजेबिलिटी का जो कॉन्सेप्ट है, रिसर्च का मेन एम ही होता है टू जनरलाइज. तुम्हारा जो स्टडी है उस तुम्हारा जो स्टडी है वो स्टडी किसी का काम में आना चाहिए कि नहीं, या फिर उसको हमको जनरलाइज करना होगा. सिर्फ 2-3 लोगों को हम लोग रिसर्च करके कभी-कभी क्या होता है वी कैन नॉट जनरलाइज दैट पर्टिकुलर रिजल्ट बिकॉज दैट पर्टिकुलर रिजल्ट इज नॉट एप्लीकेबल इन द मास पॉपुलेशन. सो रिसर्च स्टडी में हमको क्या देखना पड़ता है, वी हैव टू गो फॉर इन सम केसेस या फिर हम ज्यादातर केसेस में हम साइज ऑफ द साइज ऑफ द सैंपल को देखते क्यों है कि इट शुड बी अ लार्ज सैंपल सो दैट उसका जो रिजल्ट निकलेगा दैट कैन बी जनरलाइज. सिर्फ उसी सिचुएशन में नहीं, दैट सेम सिचुएशन जैसे कि एकेडमिक अचीवमेंट एंड डेमोन्स्ट्रेशन मेथड का मैं एग्जांपल दूंगी. डेमोन्स्ट्रेशन मेथड से अगर किसी स्टूडेंट्स का एकेडमिक अचीवमेंट बढ़ रहा है मींस दैट रिजल्ट अगर तुमने लार्ज सैंपल में किया है मिनिमम 300 स्टूडेंट के ऊपर उस चीज को एक्सपेरिमेंट करके या फिर जो भी डिस्क्रिप्टिव रिसर्च करके तुमको मिला है मींस दैट रिजल्ट विल बी we can generalize that results in the other situation also. ठीक है, तो इसीलिए रिसर्च का essential characteristics is generalizability. Okay, then next 26, the depth of any research can be judged by June 2006 में आया था. रिसर्च का डेप्थ हम लोग किस तरह से जज करेंगे? टाइटल ऑफ द रिसर्च से, ऑब्जेक्टिव ऑफ द रिसर्च से, टोटल एक्सपेंडिचर ऑन द रिसर्च या फिर क्या क्या एक्सपेंडिचर यूज किया है उससे, या फिर ड्यूरेशन ऑफ द कितने साल या फिर कितने महीने चला है वो एक्सपेरिमेंट उससे पता करेंगे. इट इज वेरी इजी, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड इन द प्रीवियस क्लास. गिव योर रेस्पॉन्सेस. मीना ने बी दिया है. अगेन कहाँ से हमको पता चलता है जज हम लोग किस तरह से करते हैं एक रिसर्च का क्वालिटी? आई हैव ऑलरेडी सेड अबाउट दैट इन द प्रीवियस क्लास कि एक रिसर्च का क्वालिटी हम लोग कौन से चीज को देख के बोल सकते हैं? बाय द टाइटल ऑफ द रिसर्च, किसी का टाइटल पढ़ के, या फिर किसी का ऑब्जेक्टिव्स देख के, या फिर टोटल एक्सपेंडिचर जो जो खर्च हुआ है वो देख के, या फिर ड्यूरेशन ऑफ द रिसर्च. सो यस पंकज एंड मीना, करेक्ट. बी इज द करेक्ट आंसर. मीन्स एक पर्टिकुलर रिसर्च का ऑब्जेक्टिव्स क्या है मेन वही पे डिपेंड होता है. मेन होता है द मेथोडोलॉजी पार्ट. तो मेथोडोलॉजी से पहले भी हमको कौन सा चीज देखना होगा, ऑब्जेक्टिव्स क्या है. मीन्स तुम क्या स्टडी करना चाहते हो या फिर वो जो रिसर्चर है उसने क्या ऑब्जेक्टिव लिया है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव्स के बेसिस में ही वो पूरा स्टडी करेगा कि टू स्टडी दिस, टू फाइंड आउट दिस. सो with the help of objectives of a research we can judge the quality और उस रिसर्च का डेप्थ को जान सकते हैं. सिर्फ बहुत सारे ऑब्जेक्टिव ले लिया ऐसा मीन्स वो क्वालिटी शो करेगा ऐसा नहीं हो सकता है बिकॉज दैट ऑब्जेक्टिव, वो ऑब्जेक्टिव जो लिया है इट शुड हैव सम काइंड ऑफ मीनिंग. इसीलिए हम लोग ऑब्जेक्टिव्स को देख के ही पता कर सकते हैं पूरा स्टडी के बारे में कि वो क्या जानना चाहता है, वो क्लियर है कि नहीं. ऑब्जेक्टिव को देख के ही हमको पता लग सकता है. सो दैट्स व्हाई ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसर्च इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो द डेप्थ ऑफ एनी रिसर्च. ओके,
ओके, द 27 में क्या है क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू अबाउट द थ्योरी। थ्योरी के लिए कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। इट एक्सप्लेन फेनोमेनन इन सिंपल मैनर, it explains the how and why questions, or it can be a well developed explanatory system, or all of the above। थोड़ा सोचो, हम लोग थ्योरी में कौन सा करेक्ट बोल सकते हैं। It explain phenomenon in simple manner, it explain how and why questions, it can be well developed explanatory system। अभी यहाँ पे एक एक करके देखते हैं हम लोग। रेस्पॉन्स क्या दिया, बी और ए। ए, ओके, अगेन ओके, ए बी। अच्छा, देखते हैं ए को। इट एक्सप्लेन्स फेनोमेनन इन सिंपल मैनर, फेनोमेनन में एक पर्टिकुलर सिचुएशन को एक थ्योरी डेवलप सिंपल मैनर में एक्सप्लेन कर सकता है। यस, इट इज करेक्ट। उसके बाद देखते हैं, इट एक्सप्लेन्स द हाउ एंड व्हाई क्वेश्चंस, ये भी सही है। तो जैसे कि दो सही है, मतलब वी कैन गो फॉर ऑल ऑफ द अबोव। तो यहाँ पे क्यों सही है, इट एक्सप्लेन द हाउ एंड व्हाई क्वेश्चन, बिकॉज अगर में हम लोग न्यूटन का जो थ्योरी है वो अगर यहाँ पे एग्जाम्पल देंगे तो उसने क्या देखा था, ही हैड सॉ अ पर्टिकुलर एप्पल, मतलब पेड़ से गिरता है, तो वहां पे उसके माइंड में डिफरेंट क्वेश्चंस आए थे। हाउ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, तो वो क्या है, उसने जो थ्योरी डेवलप किया उससे दैट हाउ एंड व्हाई कैन बी आंसर्ड। तो एक फेनोमेना को भी सिंपल मैनर में उन्होंने डिस्क्राइब किया विद द हेल्प ऑफ थ्योरी। हाउ एंड व्हाई क्वेश्चंस को भी उन्होंने आंसर दिया। एंड इट कैन बी वेल डेवलप एक्सप्लेनेटरी सिस्टम, मतलब एक्सप्लेन कर जब हम लोग करते हैं इन अ वेरी डिटेल वे, वेल डेवलप्ड मैनर में, तो हम लोग ये थ्योरी के हेल्प से कर सकते हैं एक्सप्लेनेटरी सिस्टम। दैट्स व्हाई वी कैन गो फॉर नंबर डी एज अ करेक्ट रेस्पॉन्स, मीन्स ऑल ऑफ द अबोव। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 28 दिसंबर 2008 में आया था। द रिसर्च इज ऑलवेज वेरीफाइंग द ओल्ड नॉलेज, एक्सप्लोरिंग न्यू नॉलेज, फिलिंग द गैप्स बिटवीन द नॉलेज, और ऑल ऑफ द अबोव। क्या होता है रिसर्च, वेरीफाई द ओल्ड नॉलेज, एक्सप्लोरिंग न्यू नॉलेज, या फिर फाइंडिंग द गैप्स बिटवीन द नॉलेज, या फिर सभी। गिव द रेस्पॉन्सेस। ओके, टू डी दिया है, डी। ओके, ओके, देखते हैं एक एक करके। वेरीफाइंग द ओल्ड नॉलेज, रिसर्च का, रिसर्च विद द हेल्प ऑफ रिसर्च हम लोग ओल्ड नॉलेज जितने भी हैं उसको वेरीफाई कर सकते हैं अगेन, या फिर हिस्ट्री का कोई भी चीज है उसको भी वेरीफाई कर सकते हैं। जो हिस्ट्रिकल रिसर्च मैंने सिखाया था उसमें से हम लोग क्या कर सकते हैं, एक पर्टिकुलर थ्योरी किसी ने डेवलप किया है उसको अगेन हम लोग रिसर्च के हेल्प से अगेन वी कैन वेरीफाई दैट ओल्ड नॉलेज, दैट इज करेक्ट। एक्सप्लोरिंग न्यू नॉलेज, दैट इज ऑल्सो करेक्ट, बिकॉज रिसर्च का काम ही है टू डू रिसर्च, या फिर हम लोग जब एक स्पेसिफिक वे में एक पर्टिकुलर चीज को अगेन, या फिर ओल्ड नॉलेज को, या फिर एक न्यू नॉलेज को, जब हम लोग एक प्रॉब्लम मिल गया है किसी सिचुएशन में, we are exploring, if we want to explore that problem का क्या solution होगा, because in our society हर दिन कुछ ना कुछ नया प्रॉब्लम आ रहा है, तो उस प्रॉब्लम को एक्सप्लोर करने के लिए भी हमको रिसर्च का हेल्प लेना होगा। जैसे कि अभी कोविड-19 का सिचुएशन है, तो उसमें क्या हो रहा है, डिफरेंट इंसुलिन का हर एक देश नया इंफॉर्मेशन, नया नॉलेज एक्सप्लोर कर रहा है, कहीं कहीं पे ट्रायल चल रहा है वैक्सीन का, तो वो क्या है, दे आर डेवलपिंग और एक्सप्लोरिंग न्यू नॉलेज एवरी डे। सो दैट इज दैट टू आर करेक्ट। देन फिलिंग द गैप्स बिटवीन द नॉलेज, दैट इज ऑल्सो करेक्ट, बिकॉज अगर तुम लोगों को रिव्यू रिलेटेड लिटरेचर किया है तो उसमें क्या होता है, मेन पर्पस ऑफ डूइंग रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर इज टू फाइंड द गैप्स, कि ऑलरेडी क्या क्या स्टडी हो चुका है एंड क्या क्या छूट गया है। छूट गया है मीन्स देयर इज अ गैप, तो उस गैप को फिलअप करने के लिए भी वी कैन गो फॉर द रिसर्च। सो ऑल ऑफ द अबोव इज द करेक्ट रेस्पॉन्स। नंबर 29, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फंक्शन ऑफ थ्योरी, थ्योरी का कौन सा फंक्शन होता है, समराइजिंग द करेंट नॉलेज, मेकिंग प्रेडिक्शंस, और एक्सप्लेनिंग फेनोमेना। थ्योरी का क्या काम होता है, समराइजिंग करना होता है करेंट नॉलेज को, या फिर प्रेडिक्शन करना,
एक्सप्लेनिंग फेनोमेना, या फिर ऑल ऑफ द अबोव? मनोज डी, ओके, मीना ने भी डी बोला। ओके, डी बोला है। देखते हैं क्या है फंक्शंस ऑफ थ्योरी। ऑलरेडी हम लोगों ने क्या समझ लिया था कि थ्योरी से थोड़ी देर पहले जो न्यूटन का एग्जांपल दिया मैंने, वहां पे हम लोग करंट फेनोमेना को एक्सप्लेन करते हैं। दैट्स व्हाई समराइजिंग द करंट नॉलेज, जो भी करंट नॉलेज वहां पे न्यूटन को मिला था, या फिर जो भी वो उस थ्योरी से रिलेटेड जो भी ऑलरेडी डिफरेंट रिसर्चर या फिर साइकोलॉजिस्ट या फिर जो भी साइंटिस्ट है उन्होंने जो भी डेवलप किया था, उस करंट नॉलेज को उन्होंने समराइज किया। उस समराइज करने से उनको क्या मालूम पड़ा, ही कैन डू सम प्रेडिक्शन। प्रेडिक्शन मीन्स हाइपोथेसिस लगा सकता है। तो ही हैड डन सम प्रेडिक्शन। उसके बाद डिफरेंट एक्सपेरिमेंट करने के बाद उनको क्या, ही हैड एक्सप्लेन दैट phenomena. So all these process are related, interrelated with each other. That's why we can go for all of the above response. Okay. Then the question number 30, the feasibility of research study generally depend upon. एक रिसर्च स्टडी का feasibility किस में डिपेंड करता है? कॉस्ट फैक्टर में, टाइम रिक्वायर्ड ऑफ कंडक्ट रिसर्च, स्किल सेट ऑफ द रिसर्चर, और ऑल ऑफ द अबोव? एक रिसर्च स्टडी का जो कन्वीनियंटली किया जाता है उसको हम किस में डिपेंड करते हैं? ऑल ऑफ गिवन, गिव योर रेस्पॉन्सेस. Okay, maybe D. Okay, D is the correct आंसर, बिकॉज एक जो हम लोग स्टडी, हम रिसर्च स्टडी को जनरली किस पे डिपेंड करता है? कॉस्ट फैक्टर में भी, खर्चा या फिर इकोनॉमिकली कुछ ना कुछ चीजें, तो कॉस्ट फैक्टर में भी डिपेंड करता है जो फैसिलिटी होता है कन्वीनियंट। देन टाइम रिक्वायर्ड टू कंडक्ट रिसर्च, टाइम पे भी हम लोग डिपेंड करते हैं। देन स्किल सेट ऑफ द रिसर्चर, रिसर्चर का जो भी स्किल्स है रिगार्डिंग द मेथोडोलॉजी हो, रिसर्च करना हो, रिसर्च पर्टिकुलर एरिया से नॉलेज, या फिर एनालिसिस करने का तरीका, उसमें जो भी स्किल्स चाहिए उस पे भी एक रिसर्च स्टडी डिपेंड करता है। ठीक है, टाइम रिक्वायरमेंट्स कितने टाइम में किया है, क्या स्टडी, वो सब कुछ हमको देखना पड़ेगा। ठीक है, तो दैट्स व्हाई ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट रेस्पॉन्स। देन द नेक्स्ट इज एन एम्पिरिकिस्ट बिलीव दैट natural science method should not be applied to social science research. Social science method cannot be applied in natural science. Knowledge is acquired through our sensory perception, or none of the above. Empiricist क्या बिलीव करता था? क्या होना चाहिए? नेचुरल साइंस मेथड, एम्पेरिकिस्ट क्या बिलीव करते थे कि एक्सपीरियंस से जो भी हमको नॉलेज मिल रहा है, दैट जो भी उसमें बिलीव करता था, दैट दे आर कंसीडर्ड एज एम्पेरिकिस्ट। बट वो लोग क्या बिलीव करते, नेचुरल साइंस को जो मेथड है वो अप्लाई होना चाहिए कि नहीं, या फिर सोशल साइंस में अप्लाई होना नहीं चाहिए? देन सोशल साइंस मेथड कैन नॉट बी अप्लाइड इन नेचुरल साइंस इफ नॉलेज इज एक्वायर्ड थ्रू आवर सेंसरी परसेप्शन। अभी मैंने क्या बोला, एम्पेरिकल मेथड का मेन मोटिव क्या था? टू ऑब्जर्व, ऑब्जर्व करके, परसेप्शन करके जो भी हम लोगों को सीखने को मिलता है, जो भी हम लोग प्रैक्टिकल फील्ड में होके जो भी ऑब्जर्व करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज नॉलेज। तो यहाँ पे कौन सा दिख रहा है? परसेप्शन, नॉलेज इज एक्वायर्ड थ्रू आवर सेंसरी परसेप्शन, so that's why C is the करेक्ट रेस्पॉन्स। एक जो इंपेरिकल नॉलेज में या फिर इंपेरिकल्स में बिलीव करता है, empiricist, that's why he will believe that knowledge is acquired through our sensory perception. Okay, the last question is, the experimental study is based on law of single variable, manipulation, both A and B, or none of the above? एक्सपेरिमेंटल स्टडी में क्या बिलीव या फिर किस में बेस करता है? लॉ ऑफ सिंगल वेरिएबल में, मैनिपुलेशन में, या फिर बोथ ऑफ देम, और नन ऑफ द अबव? दो रेस्पॉन्स देने से कैसे होगा? हम लोगों को ऑलरेडी मालूम पड़ा है कि मैनिपुलेशन हम सिर्फ एक्सपेरिमेंटल स्टडी में कर सकते हैं। सो दिस इज सॉर्टेड, बी इज द, बी को तो करेक्ट होना ही होगा। यहाँ पे और एक चीज यह है, लॉ ऑफ सिंगल वेरिएबल। यहाँ पे हमको ये भी देखना है कि हमको एक कैरेक्टरिस्टिक्स में भी मिला था, इन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च हम लोग सिंगल वेरिएबल में करते हैं।
इफ यू हैव रिमेंबर दैट पार्ट, या फिर उस वीडियो को भी अगर एक बार देख लोगे देन यू विल रिमेंबर कि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च का स्टडी का एक कैरेक्टरिस्टिक्स वो भी था कि इट इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ सिंगल वेरिएबल में हम लोग एक कंट्रोल ग्रुप, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में उसका इफेक्ट, या फिर जो भी एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है उसमें हम लोग इफेक्ट देखते हैं इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल्स। ओके, तो दैट्स व्हाई लॉ ऑफ सिंगल वेरिएबल यूज होता है एंड मैनिपुलेशन। दैट्स व्हाई द करेक्ट रेस्पॉन्स इज बोथ ए एंड बी। ओके, हियर आर द रेस्पॉन्स। ओके, आई होप तुम लोगों को कुछ ना कुछ सीखने को मिला है फ्रॉम टुडेज MCQ सेशन।